Children, now we take next topic, that is mass defect and nuclear binding energy. इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. आज हम इसमें एक नया टॉपिक और स्टार्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. दोनों का रिलेशन भी है. देखिए क्या होता है, मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ये टर्म. तो सबसे पहले मास डिफेक्ट लेते हैं. मास डिफेक्ट क्या होता है? देखिए मास डिफेक्ट, it has been found that the mass of a nucleus or rest mass of a nucleus is always slightly less than the total mass of its constituent particles, that is protons and neutrons. बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का अगर हम मास लेते हैं, इस न्यूक्लियस का, और इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन्स है और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों का सम न्यूक्लियस के मास के इक्वल होना चाहिए. अगर इनका रेस्ट मास लेते हैं, रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. बट इट इज ऑब्जर्व दैट the rest mass of a nucleus is always slightly less than total mass of its particles, that is nucleons. Nucleons mean that is protons and neutrons. So total mass of protons is plus total mass of neutrons is not equal to the total mass of nucleus. It is slightly greater than the total mass of the nucleus. This difference between the two masses, is called mass defect. इसी को mass defect कहते हैं. And it has been observed that it has been assumed that during the formation of the nucleus certain mass disappears, and this mass which disappears is in the form of this mass defect. So during the formation of nucleus, certain mass disappears, and this mass is called mass defect. जो मास गायब हो गया है, जो डिसअपियर हो गया है, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, उसी को हमने क्या कहा? मास डिफेक्ट कहा है. तो बच्चों बेसिकली मास डिफेक्ट के लिए अगर कोई हम एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट को x ले लीजिए, Z उसका एटॉमिक नंबर होता है, A उसका मास नंबर होता है. तो हम देखिए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? प्रोटॉन Z होते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू Z. और एक प्रोटॉन का मास कितना मान लीजिए? mp. तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? Z इंटू mp. व्हाट अबाउट टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स? टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A माइनस Z. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो हो गया क्या बच्चों? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और एक न्यूट्रॉन का मास कितना हो गया? mn. सो दिस इज टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. और अगर टोटल मास या मास ऑफ न्यूक्लियस ले लें, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू mn, देन डेल्टा m, जिसको हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं, तो ZmP प्लस क्या आएगा बच्चों? A माइनस Zmn माइनस mn, कैपिटल mn. This is total mass of proton, this is total mass of neutrons, and this is the mass of the nucleus. And sum of the mass of the protons and of neutrons slightly greater than the mass of the nucleus. The difference between these two is called mass defect. और ये मास डिफेक्ट है कहाँ गया है मास? गायब कहाँ हो गया है मास? जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो उस प्रोसेस में there is loss of certain mass और certain amount of mass disappears. जो मास डिसअपियर हुआ है, गायब हुआ है, जिसका लॉस हुआ है, उसी को आप क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं. So this is the formula of mass defect.
और ये सभी में मिलता है, हाइड्रोजन से लेके और यूरेनियम तक जितने भी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ सभी में मास डिफेक्ट है। और ये जो मास डिफेक्ट आता है बच्चों, अगर हम इसमें MP, MN, M kg में लेंगे तो ये kg में आएगा। जनरली हमने बताया था कि बहुत स्मॉल मासेज होते हैं, इनको हम एटॉमिक मास यूनिट में यूज करते हैं, तो यहां से हम इनको किस में निकालते हैं, AMU में निकाल लेते हैं। और बच्चों इससे हम फाइंड करना चाहते हैं, ये तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया, हम इसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हैं। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस सर्टेन मास डिसअपीयर्स, लेकिन जो मास डिसअपीयर हुआ है वो मास है कहां पर, कहां गया वो मास। देखिए तो मास से एनर्जी बनती है, तो इट हैज बीन फाउंड दैट और that this mass defect or this loss of mass appears in the form of nuclear binding energy। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी है जो न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती है। अब कैसे बांध के रखती है, देखो अगर हम यहाँ न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। So since the protons are sitting inside the nucleus and each proton is repelling another proton, so there is a strong repulsive force between the protons or among the protons. In spite of this repulsive force among the protons, why the protons are sitting together inside this small volume of the nucleus? So this ये कोई और फोर्स होगा जो उसको बांध के लगता है, उसको तो हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, या ये कहिए द एनर्जी विद विच दीज न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो इट इज द एनर्जी, it is the energy with which the nucleons are bound together inside the nucleus despite of strong repulsive force between them। और कौन से वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उनके बीच में, जो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। फोर्स होने के बावजूद भी उनको बांध के रखता है एक जगह, तो उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और उस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो इट द एनर्जी विद विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से न्यूक्लियॉन्स बंधे होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है, इट इज द एनर्जी विद विच द सैटेलाइट इज बाउंड विद अर्थ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद न्यूक्लियस। And what is nuclear binding energy? It is the energy with which the nucleons are bound together in the small volume, in such a small volume। बहुत छोटा सा वॉल्यूम होता है, बहुत छोटा सा इसका साइज होता है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। उसमें जो एनर्जी जिससे बंधे होते हैं न्यूक्लियस, उसे कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और मेजर कैसे करते हैं बच्चों, इट इज मेजर्ड एज, इसको इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड एज द एनर्जी required to separate the nucleons from each other at infinite distance apart। क्या मतलब हुआ बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड से कोई भी बाइंडिंग एनर्जी, कितने स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनको अलग कर दीजिए। तो जितना वर्क उनको अलग करने में हमें करना पड़ेगा, और अलग भी कहां तक, जबकि दोनों के बीच का इंटरेक्शन ना हो, दोनों के बीच का इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाए। हम जानते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर वो आपस में एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी, उनकी फिर बीच में एनर्जी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही बाहर से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उनको सेपरेट करने के लिए, सो दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। और इसी को हम मेजर करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो कितनी एनर्जी से बंधे हुए हैं ये नहीं हम निकालेंगे, उनको अलग करने में कितनी एनर्जी लगेगी। दो स्टूडेंट है, दो उनमें कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, वो इस बात को हमें मेजर करना चाहते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि दोनों को अलग करने के लिए उनके फ्रेंड्स को कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर बहुत फास्ट फ्रेंड है तो उनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा दोनों को अलग करने के लिए, और अगर नॉर्मल फ्रेंड्स हैं तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए, जो हम बता सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग का मतलब होता है जो किसी चीज को बांध कर रखती है। तो हमने जैसे सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी बताई, हमने इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बताई, इसी तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी किसकी बता रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी बता रहे हैं।
अब इसको निकालते कैसे हैं? अब देखिए बच्चों, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जो मास डिफेक्ट हुआ था, जो मास गायब हो गया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, वो मास कहां गया? दिस मास appears in the form of this nuclear binding energy. So during the formation of the nucleus, certain mass disappear, there is a loss of mass, and this loss of mass appears in the form of binding energy. तो जो मास का जो लॉस हुआ, जो मास डिफेक्ट हुआ, वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में है। न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? उसी से हम मेजर करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, by Einstein equation. If delta m is the mass defect which disappears and it appears in the form of energy, ये mass energy की फॉर्म में अवेलेबल है। जो मास गायब हुआ था जिसमें मास डिफेक्ट में, जो दोनों का मास अभी हमने डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दिस मास अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो इस मास के कॉस्ट पर ये बाइंडिंग एनर्जी बनी, उसकी वजह से एक दूसरे को ये बंधे बैठे हैं, और हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं, सिंपल ई कह देते हैं बच्चों। और ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ZMP प्लस A माइनस ZMN इंटू सी स्क्वायर। और बच्चों इसमें अगर डेल्टा एम की वैल्यू AMU में है, तो फिर हम E को हम निकाल सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितनी आएगी? देन E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 से मल्टीप्लाई कर देना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वाई? बिकॉज फिर हमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये केजी में लोगे, आंसर जूल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। Direct put the values of MP and Mn in the form of AMU and multiplied by 931. अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला, 1 AMU is equal to 931 million electron volt. In some of the questions it may be 931.5, in some other questions it may be 931.25, doesn't matter. Approximate value हमने यहाँ ली है, अगर न्यूमेरिकल आता है उसमें कोई वैल्यू दी होती है तो उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये होगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? Per nucleon, it is binding energy divided by total number of nucleons, और nucleons किसके इक्वल है? इक्वल टू मास नंबर। सो एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आई थिंक बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा देखिए, अब इस फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, इससे हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी न्यूक्लियस। कोई भी हाइड्रोजन में लेना है, हीलियम में लेना है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, किसी में भी लेना है, सबका मास डिफेक्ट निकालो AMU में, और 931 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगी बच्चों? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और अगर पर न्यूक्लियन निकालनी है तो बताओ, पर न्यूक्लियन में क्या करोगे? उसको मास नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, आप हाइड्रोजन से स्टार्ट कर दीजिए और यूरेनियम तक आप करते चले जाइए। सभी की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर निकालते हैं, उनको हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, एनर्जी कर्व, इट इज ए ग्राफ which show the variation of nuclear binding energy per nucleon versus mass number। ये ग्राफ है जो वेरिएशन बताता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, किसके साथ? मास नंबर के साथ। तो मास नंबर के और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच का ग्राफ है। अब कैसे निकालते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वो तो आपने सीख लिया, अभी फॉर्मूला बताया। उससे आप हाइड्रोजन की निकालिए, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सबके निकालते जाइए, अलग अलग आइसोटॉप की भी फाइंड करते जाइए, उसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ को हम बना के बता देते हैं किस तरह का ग्राफ आएगा ये बच्चों। तो इधर तो लेते हैं इसमें मास नंबर, एक्स एक्सिस पर तो ले लीजिए मास नंबर और A कैपिटल A। इधर ले लीजिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पर न्यूक्लियन, ओके। और ये MEV में ले लेते हैं, MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें बच्चों ये 0 से ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक काम चल जाएगा। और इसमें ये ले लीजिए आप 20 40 60 80 100, और इस तरह से यूरेनियम में कितना होता है? 238, तो चलिए 240 तक ले लीजिए, 240 तक ले लेते हैं।
और देखिए बाइंडिंग एनर्जी किस तरीके से आती है, इसमें एक सिमेट्रिक वेरिएशन नहीं है, सिमेट्रिक वेरिएशन आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए किस तरह की बाइंडिंग एनर्जी आती है इसमें बच्चों। इसमें बाइंडिंग एनर्जी यहां से लेंगे, हम इस कर्व को बना रहे हैं बच्चों, ये दो वैल्यूज ले लेते हैं बच्चों इसमें। ये तो है 8.8, 9 तो ऊपर है टॉप पर, दिस इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और ये है इसमें 7.6, एक लाइन हम कोरस्पॉन्डिंग टू 7.6 लेते हैं, और यहां से ये 238 होगा बच्चों, और 40, 50, 56 ये वैल्यू आएगी, ये 56 है आयरन के लिए, और यहां से जो वैल्यू जाती है ये 8.8 ऐसे आएगा बच्चों, और यहां से डिक्रीज करेगा इस वैल्यू पर, ये वैल्यू आएगी एंड इट कम्स अबाउट 7.6। तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है आपकी, ये आती है आयरन के लिए Fe2656, और यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन हो गया 1 और ये H2 हो गया, इसके बाद में ये आपका यहां पर आ जाता है हीलियम 2, 4, और इसके बाद में कार्बन, और ये आ जाता है आपका ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 18 है, और ये नाइट्रोजन 17 होगा बच्चों, इसमें लिथियम 7 होगा, और ये आयरन, और यहाँ पर ये वैल्यू आती है, इट इज फॉर यूरेनियम 92, 238 ये वैल्यू जाती है बच्चों। देखिए इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, टेंटेटिव ग्राफ है, वैसे तो ये डेटाबेस ग्राफ है, इसमें वैल्यूज रखी हुई है, ये 56 के करीब है यहाँ पर, ये आयरन है। तो बच्चों इधर मास नंबर इंक्रीज करता है, और ये इस तरह का ग्राफ आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कहाँ से बनाया है हमने ये सारी वैल्यूज, किससे निकाली, की फॉर्मूला लिखा था हमने, कौन सा निकाला था, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये वैल्यू आई थी, और किसके इक्वल आया था, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए, और डेल्टा एम को AMU में लिया था आपने, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 931, और किससे डिवाइड किया था मास नंबर, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन के दोनों आइसोटॉप हैं, हीलियम के भी, कार्बन के भी 2, ऑक्सीजन के, सब जितने भी आइसोटॉप बनते हैं सबकी बाइंडिंग एनर्जी निकालते चले जाइए पर न्यूक्लियन, और उनको ग्राफ में वैल्यू देखिए। तो देखिए शुरू में क्या मिलता है, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर इस ग्राफ की दो बातें बताते हैं हम, एक्सप्लेनेशन, ग्राफ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ग्राफ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक हिस्सा तो ये हो गया यहां से यहां तक का, एक हिस्सा यहां से लेके और यहां तक का हो गया, और उसके बाद में ये वाला हिस्सा हो गया। तो एक पार्ट तो हो गया जो आपका लेस देन 20 है, कौन से वाला, लेस देन 20 मास नंबर, और दूसरे वाला हो गया ग्रेटर देन 30, जो आपका ग्रेटर देन 30 है, और लेस देन अप्रोक्सीमेट 150 है, और लास्ट में 150 ये 100 है, फिर 120 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और उसके बाद में ग्रेटर देन 150 है। 3 पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है जिसमें लेस देन 20 है, तो लेस देन 20 क्या है, there are well defined peaks corresponding to helium 2, 4, carbon 6, 12, oxygen 16, and these peaks show that these elements are relatively more stable than these elements, than their neighboring elements। तो बच्चों इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी आती है हीलियम की लिथियम से ज्यादा आती है पर न्यूक्लियन, कार्बन 12 की नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन 16 एलिमेंट की 18 से ज्यादा है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी पर न्यूक्लियन, उतना ज्यादा स्टेबल होगा वो एलिमेंट। तो कौन कौन से ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन, ये ज्यादा स्टेबल है, किसके कंपैरेटिवली, इन दोनों के कंपैरेटिवली, ये इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, ये इन दोनों के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। सो देयर आर वेल डिफाइंड पीक्स, पहला एक्सप्लेनेशन है देयर आर वेल डिफाइंड पीक्स कोरस्पॉन्डिंग टू the helium 2, 4, carbon 6, 12 and oxygen 16, which show that these elements are relatively more stable than their neighboring elements। ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, लेस देन 20, देखो 20 से कम का मैं 18 तक का। सेकंड पार्ट आता है 30 से लेके और 150 तक, जिसमें मास नंबर कहां से कहां तक है बच्चों, मास नंबर ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन
150, 30 से ज्यादा, 30 से लेके ये 20 है, 30 है ऑलमोस्ट, और यहाँ से 150 तक ऑलमोस्ट ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई देगा। यहाँ तो हमने 160 के बाद में स्पेस कम था इसलिए 240 कर दिया, अदरवाइज हमें और आगे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब और आगे तक एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन आपको दिख रही है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, अप्रोक्सीमेट 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, बिल्कुल फ्लैट पोर्शन है। फ्लैट पोर्शन का मतलब होता है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी है, बस इसमें भी मैक्सिमम आयरन की होती है 2656 व्हिच इज 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ओके, ये दूसरा पार्ट हो गया, मिडिल पोर्शन हो गया। और लास्ट में फिर ये डिक्रीज करती है, फाइनली व्हेन A becomes greater than 150 it decreases and falls to 7.6 million electron volt per nucleon corresponding to uranium 92 to 38. So this graph has been explained in three parts. First, the mass numbers, elements of mass numbers less than कितनी वैल्यू बचो 20, the mass numbers ranging from 30 to 150 and mass numbers ranging or greater than 150. तो बीच में तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फ्लैट करवाता है। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है 8.5 के आसपास है, हालांकि उसमें भी सबसे ज्यादा आयरन की 8.8 होगी। और फिर इसमें लास्ट पोर्शन में डिक्रीज करती है बाइंडिंग एनर्जी, फर्दर इंक्रीज इन द मास नंबर, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस टू 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनिशियली बाइंडिंग एनर्जी में क्या है, वी हैव सर्टेन फ्लक्चुएशंस और सर्टेन वेल डिफाइंड पीक्स। अच्छा, अब इससे इन्फ्रेंस क्या निकलती है, इंपॉर्टेंस क्या निकलती है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी है बच्चों। तो देखिए इंपॉर्टेंस समझने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जितनी हमने बताया कि जितनी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इट मीन्स सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर है, मिडिल सेक्शन में है, तो मिडिल सेक्शन के एलिमेंट तो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स एंड एज कंपेयर टू दीज एलिमेंट्स। ये भी अनस्टेबल है रिलेटिवली और ये भी रिलेटिवली अनस्टेबल है इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बिकॉज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ मिडल न्यूक्लियाई। सो दीज आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के। ये उनसे कम है, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। और देखिए नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, टू बिकम स्टेबिलिटी। कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल नहीं रहना चाहेगा। हम भी, कोई बच्चा क्या ऐसा अनस्टेबल रहना चाहेगा कि वो ऐसे स्कूल में एडमिशन ले ले कि वो आगे उसके बोर्ड के एग्जाम में बैठ पाएगा कि नहीं, स्कूल का एफिलिएशन है कि नहीं है बोर्ड से, क्या ऐसे स्कूल में जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। कैसा, वो अनस्टेबिलिटी है। हम स्टेबल होना चाहेंगे, पढ़ाई तभी तो करेंगे कि ऐसा स्कूल हो जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो, जिसमें बैठ के गारंटी हो कि हम एग्जाम में अपियर हो जाएंगे, तो वो स्टेबल होना चाहेंगे। इसी तरह से इनकी भी नेचुरल टेंडेंसी स्टेबल होने की होगी, ये भी नेचुरल टेंडेंसी स्टेबल होने की होगी। स्टेबल का मतलब तब हो सकते हैं जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये स्टेबल तब हो सकते हैं जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कब होंगे, जब आपस में कंबाइन करेंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई द लाइटर न्यूक्लियाई शो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो दीज एलिमेंट शोज न्यूक्लियर फ्यूजन टू कंबाइन टुगेदर, टू ज्वाइन टुगेदर, टू बी कन्वर्टेड इनटू द मिडल न्यूक्लियाई टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। Similarly, the heavy nuclei have a tendency to split up. इनकी टेंडेंसी टूटने की है, स्प्लिट होने की है, और स्प्लिट होने के बाद में जब हेली एलिमेंट स्प्लिट होंगे तो मिडिल में कन्वर्ट होंगे, तो इनकी टेंडेंसी भी मिडिल में होने की होगी। देन दे विल बिकम मोर स्टेबल। सो द टेंडेंसी ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई टू ज्वाइन टुगेदर, टू कंबाइन टुगेदर, टू फॉर्म और टू बी कन्वर्टेड इनटू द मिडल न्यूक्लियाई, एंड द टेंडेंसी ऑफ द हेवियर एलिमेंट्स to split up and to be converted into the middle nuclei. It is the explanation on the basis of, किसके बेसिस पे बच्चों, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है इनके मुकाबले, ये कम स्टेबल है, तो ये ऐसा बनने की कोशिश करेंगे। इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत, इनकी भी कम है, हैवी एलिमेंट्स हैं, ये इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, तो ये आपस में मिलना शुरू करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये स्प्लिट करेंगे। और स्प्लिट करने में भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और ज्वाइन करने में भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा आएगी। सो देयर इज ओवरऑल गेन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन बोथ द प्रोसेसेस। इसमें भी ओवरऑल गेन होगा बाइंडिंग एनर्जी का, तभी तो ये मिडिल में कन्वर्ट होंगे, और इसमें भी ओवरऑल गेन होगा बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी क्यों, ये भी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में आएंगे, ये भी लो से हाई में आएंगे, तो इस तरह से इन बोथ द प्रोसेस देयर इज ए ओवरऑल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो बच्चों ये रीजन हुआ वाई। अगर ये पूछा जाए कि लाइटर न्यूक्लियाई में क्या होता है, आप कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये पूछा जाए क्यों होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस इज द रीजन। हेवियर एलिमेंट में क्या होता है बताएंगे, न्यूक्लियर फिशन होता है।
ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, हैवी एलिमेंट है, टूटते रहते हैं। क्यों टूटते रहते हैं? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? दिस इज द रीजन कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कम है और इनको टूटना पड़ेगा। हैवी एलिमेंट तभी मिडिल में कन्वर्ट होगा, लाइटर को जुड़ना पड़ेगा तभी बीच में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज द रीजन ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हुआ किसका? बाइंडिंग एनर्जी का, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो। तो बच्चों बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्यों स्टेबल हैं और क्यों अनस्टेबल हैं, उनका रीजन क्या है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का। तो ये एक पैरामीटर आपने रखा स्टेबिलिटी का, कौन सा पैरामीटर? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखिए इसी बात को हम दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस। अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है बच्चों? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं? यहां से किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे रिलीज करते हैं, ये मार्कर यहां से रिलीज करते हैं एंड इट फॉल्स डाउन। Explain this phenomenon. You have two options to explain it. First, it is falling just because of the gravitational force. Number one. Number two, it is falling just because of its potential energy. So same concept can be explained by two different ways. In terms of force, in terms of potential energy. अभी हमने जो न्यूक्लियंस को एक जगह बांध के रखा है तो हमने किसके टर्म्स में बताया? एनर्जी के टर्म्स में बताया। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेज। अभी हमने बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो नेचुरल फोर्स क्या होगा? रिपेल करेगा। तो अगर रिपेल करेगा एंड दे आर सिटिंग टुगेदर, देन हाउ इज इट पॉसिबल? इट मीन देयर आर सम अदर फोर्सेज व्हिच आर एप्लीकेबल इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दीज फोर्सेज आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेज। सो दीज आर द फोर्सेज व्हिच required to bound the nucleons together despite of strong repulsive forces among them. कौन से वाले forces? Electrostatic forces. So these are the forces. These are the forces. कौन से वाले? Which are applicable inside the nucleus and to bound nucleons together despite of strong repulsive forces between them. अब देखिए कितने इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। जो दोनों प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करने के बावजूद भी एक जगह बैठे, वो फ्री छोड़ दिया जाए देन बोथ विल मूव अवे। तो वो एक जगह बंधे कैसे बैठे हैं? तो किसी और फोर्स की वजह से बैठे हैं, उसी को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही वो यहां पर बैठे होते हैं। एंड दीज फोर्सेज आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेज। शॉर्ट रेंज फोर्सेज। व्हाई शॉर्ट रेंज? दीज फोर्सेज आर एप्लीकेबल विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एप्लीकेबल नहीं है। And these forces are strongest forces in nature. Strongest forces in nature. And these forces are charge independent. एक और रिजल्ट आया बच्चों, चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करते। तो ये ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के बीच में अराइज होंगे। प्रोटॉन, these forces are applicable with the same ease between two protons, between two neutrons or between a pair of proton and neutron. जितना ये दो प्रोटॉन के बीच में है उतना ही ये दो न्यूट्रॉन के बीच में होगा, उतना ही ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पेयर के बीच में होगा। तो ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। और इनका कॉज क्या है, इनका रीजन क्या है? दीज फोर्सेज अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ मेसोन्स। देखिए कुछ पार्टिकल्स हो रहे हैं बच्चों को मेसोन्स कहते हैं। तीन तरह के होते हैं, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव। पायोन्स या पाई मेसोन भी कहते हैं। बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस के अंदर देखिए न्यूक्लियंस यहां स्टेबल नहीं है, एक जगह नहीं बैठे हैं, बैठे हैं एक जगह, लेकिन न्यूक्लियंस क्या होते हैं? वो इंटर कन्वर्टेबल हैं।
न्यूक्लियॉन्स आपस में बदलते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बाद में ऐसा देखा गया बच्चों। और ये न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से में कन्वर्ट होते रहते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, इस तरह से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। और वो किसकी वजह से है? इनमें एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स है। बेसिकली ये माना गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनका बेसिक क्लाउड तो कोर तो सेम है, सॉरी बेसिक क्लाउड नहीं, कोर सेम है, केवल क्लाउड डिफरेंट है। तो वो जो बाहर का आउटर क्लाउड है वो डिसाइड करता है वेदर इट इज प्रोटॉन और इट इज न्यूट्रॉन। कोर दोनों का सेम है और देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स इनटू ईच अदर, one from another, another from one, and so on. And in this conversion pi 0, pi पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव, ये पाई मेसोन्स होते हैं, इनके एक्सचेंज से कन्वर्ट होते हैं और ये इनका कॉज है, इसलिए इनको हम एक्सचेंज फोर्सेज भी कहते हैं। कौन से फोर्सेज कहते हैं? एक्सचेंज फोर्सेज। तो इनका देखिए क्या नाम हो गया? न्यूक्लियर फोर्स भी नाम हो गया है, इनका एक्सचेंज फोर्सेज भी नाम हो गया है। प्रॉपर्टी चार्ज इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में काम नहीं करता है, वो दो पॉजिटिवली या नेगेटिवली या पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे काम करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर है और इसमें कैसे शॉर्ट रेंज फोर्सेज है। इनका वेरिएशन और बता देते हैं, वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज with distance between nucleons। न्यूक्लियॉन्स, ये ग्राफ हम बनाते हैं बच्चों एक, और इस ग्राफ को देखिए किस तरह से बनाते हैं ग्राफ। इधर हम जीरो लेते हैं, इधर रिपल्सिव फोर्स लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, ये बनेगा आपका रिपल्सिव और ये कैसा बनेगा? अट्रैक्टिव बनेगा। और यहां से इस तरीके का ग्राफ आता है और ये 10 फर्मी का डिस्टेंस है, इधर r लेते हैं और ये आपका 0.8 फर्मी के आसपास होता है और यहां तक। तो पहले 10 फर्मी अगर डिस्टेंस है, फर्मी द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस 10 फर्मी है दो न्यूक्लियन के बीच का, ये 10 फर्मी हमने लिखा, ये r है दोनों के बीच का। अगर दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन जिनके बीच का डिस्टेंस 10 फर्मी और मोर है तो ऑलमोस्ट फोर्स कैसा है? 0 है। और जैसे उन न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस जिनका 10 फर्मी से कम है तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बाद फर्दर जिनके बीच में और डिस्टेंस कम है दिस फोर्स डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0 नियर अबाउट 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी पे जाने के बाद में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और उसके बाद स्ट्रॉन्गली रिपल्सिव हो जाता है। सो दिस ग्राफ इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। ये रिपल्सिव है पॉजिटिव और ये कैसा है? अट्रैक्टिव है। तो बेसिकली अट्रैक्टिव भी है और कैसा? रिपल्सिव भी है, और डिपेंड करता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। सो दिस इज टेंटेटिव वेरिएशन ऑफ the nuclear forces with the distance between the nucleons. First it is 0 at a distance of 10 fermi or more. When the distance between the nucleons is less than 10 fermi, then it goes on increasing, attractive force increases, becomes maximum, and then it decreases and becomes 0 at a distance almost 0.8 fermi, 0.8 fermi है, and further it becomes strongly repulsive when the distance becomes less than 0.8 fermi. और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हम इस ग्राफ को दिखा सकते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आप किस तरह से इस ग्राफ को दिखाएंगे? अगर ये ग्राफ हम यहां से बना देते हैं, ये भी 10 फर्मी है और ये वैल्यू जहां पर ये 0 आता है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। ये आएगा 0.8 फर्मी, ये वैल्यू यहीं से बनाया हमने, ये 0 हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का आएगा बच्चों। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं कि फोर्स का और एनर्जी का क्या है? सीधा रिलेशन है। तो जब ये फोर्स 0 है, अंडर दैट कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये आपका यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आएगी और उसके बाद में ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद आर एंड पोटेंशियल एनर्जी विद आर। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से है? दो चार्ज है, आपने पास पास रखे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या उनके बीच में एनर्जी है? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्राउंड से साइड पे मार्कर रखा, जैसे हम इसको रिलीज करेंगे नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो क्या इन दोनों के बीच में? पोटेंशियल एनर्जी है। समझ गए? तो जब फोर्स होता है किसी भी दो पार्टिकल के बीच में तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो ये ग्राफ फोर्स का है और ये ग्राफ किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का है। ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। तो बच्चों इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ, जब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जब फोर्स इसमें 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम है। Then potential energy will be minimum.
ठीक है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भी आप ले सकते हैं। जब इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो उसमें वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो इसमें रिलेशन आगे हर क्लास में आप पढ़ोगे एफ में और यू में, एफ इक्वल टू डी यू बाई डी आर, इस तरह से रिलेशन आप आएगा, वहां से हम इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर फोर्स में और बाइंडिंग एनर्जी का ये बच्चों कॉन्सेप्ट